कहानी की शुरुआत होती है जंगल से। वहाँ शिकारियों की एक टीम होती है जो बहुत से जानवर मारकर उनकी खालें निकालती है और शहर जाकर बेचती है। ये लोग खालें बांधकर यहाँ से निकलने की तैयारी ही कर रहे होते हैं कि अचानक जंगल के आदिवासी कबीले के लोग इन पर हमला कर देते हैं और इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। कबीले के लोग बहुत गुस्से में होते हैं। वो इन पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं, जिससे शिकारी टीम के काफी लोग मर जाते हैं। ये आदिवासी इसलिए हमला करते हैं क्योंकि उनके सरदार की बेटी को किसी ने अगवा कर लिया होता है और उन्हें शक होता है कि ये काम इन्हीं अमेरिकन शिकारियों का है। शिकारी भी वापस लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आदिवासी तादाद में ज्यादा होते हैं, इसलिए शिकारी उनका मुकाबला नहीं कर पाते। काफी लोग मर जाते हैं। अब शिकारी टीम का कैप्टन समझ जाता है कि अगर हम लड़ते रहे तो सब यहीं मर जाएंगे। वो अपनी टीम से कहता है, जितनी खालें उठा सकते हो उठा लो और फौरन कश्ती बोट तक भाग चलो। यहीं पर मूवी का मेन कैरेक्टर ग्लास अपने बेटे हॉक के पास आता है और उसे कहता है कि फौरन बोट तक पहुंच जाओ। तभी ये लोग देखते हैं कि आदिवासियों का एक और बड़ा झुंड उनकी तरफ आ रहा है। ये लोग लड़ना छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए तेजी से कश्ती की तरफ दौड़ पड़ते हैं। रास्ते में शिकारी टीम के और भी बहुत से लोग मर जाते हैं। बस कुछ ही लोग कश्ती तक पहुंचकर वहां से निकलने में कामयाब होते हैं। उनके चले जाने के बाद आदिवासी लोग वहां बची हुई खालों पर कब्जा कर लेते हैं। कबीले का सरदार इधर उधर ढूंढता है, मगर उसे अपनी बेटी नहीं मिलती। वो अपने लोगों से कहता है, इन अमेरिकन शिकारियों से बची हुई जितनी खालें हैं सब उठा लो। हम ये खालें फ्रेंच शिकारियों को देंगे, बदले में घोड़े और बंदूकें लेंगे, और मेरी बेटी को हम तब तक ढूंढते रहेंगे जब तक मिल नहीं जाती। दूसरी तरफ ये अमेरिकन शिकारी काफी दूर निकल आते हैं, फिर भी डरे हुए होते हैं। सबने बंदूकें तान रखी होती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आदिवासी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे और कभी भी हमला कर सकते हैं। अब उन्हें समझ नहीं आता कि किस तरफ जाना चाहिए। कैप्टन ग्लास से पूछता है, अब क्या करें? ग्लास कहता है, हमें कश्ती छोड़कर जमीनी रास्ते से जाना चाहिए, क्योंकि ये आदिवासी नदी का पीछा करते हुए बहुत जल्दी हम तक पहुंच जाएंगे। जमीन का रास्ता ही सबसे सेफ है। ग्रुप का एक आदमी जिसका नाम जेरल्ड है, ग्लास की बात से मुतमईन नहीं होता। वो कहता है, अगर हम जमीन से गए तो जल्दी मर जाएंगे, क्योंकि जमीन का रास्ता बहुत लंबा है। घर पहुंचने में कई हफ्ते लग जाएंगे। लेकिन कैप्टन जेरल्ड से कहता है, ग्लास इस इलाके को हम सबसे ज्यादा जानता है, इसलिए हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। आखिरकार फैसला होता है कि ज्यादा लोग जमीन के रास्ते से जाएंगे। कुछ लोगों को फिर भी ग्लास का फैसला ठीक नहीं लगता, तो वो लोग कश्ती से ही नदी के रास्ते घर लौटने का इरादा करते हैं। जो लोग जमीन से जाने वाले होते हैं वो कश्ती से उतर जाते हैं, और जो पानी से जाने का प्लान बनाते हैं वो नदी के रास्ते आगे निकल जाते हैं। कैप्टन सबसे कहता है, हमें सारी खालें यहीं छोड़ देनी चाहिए ताकि रास्ते में बोझ ना बने। सबको ये बात ठीक लगती है। वो लोग सारी खालें पत्थरों के नीचे छुपा देते हैं, ताकि अगर बाद में कभी वापस इस जगह आए तो खालें वापस मिल जाएं। फिर सब जंगल के रास्ते चलना शुरू कर देते हैं। अब उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली होती हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम आने वाला होता है और इन्हें कई हफ्तों तक पैदल चलकर घर पहुंचना होता है। लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए सब ठंड से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पैदल चलते चलते शाम हो जाती है। ये लोग एक जगह कैंप लगाकर रात गुजारने का फैसला करते हैं। रात को सब सो जाते हैं। सुबह हम देखते हैं कि जो लोग ग्लास के जमीनी रास्ते वाले फैसले को गलत कह रहे थे, अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। नदी से जाने वाले लोगों पर आदिवासी हमला कर देते हैं, उनको मार देते हैं। कबीले वाले समझ जाते हैं कि कुछ अमेरिकन शिकारी जमीन से पैदल निकल गए हैं, तो वो सब जंगल में हर तरफ फैल जाते हैं उन्हें ढूंढने के लिए। एक आदिवासी को जमीन पर चलने वाले अमेरिकन शिकारियों के नक्शे कदम यानी पाँव के निशान मिल जाते हैं। वो आकर अपने सरदार को बताता है। सरदार समझ लेता है कि मेरी बेटी शायद इन्हीं के पास है। अब आदिवासी पाँव के निशान का पीछा करते हुए उनके पीछे पड़ जाते हैं। इधर अमेरिकन शिकारी कई घंटों से जंगल में चल रहे होते हैं। सब बहुत थक जाते हैं, इसलिए कुछ देर के लिए रुककर कैंप लगा लेते हैं। सबको बहुत भूख लगी होती है, मगर खाने को कुछ नहीं होता। ग्लास शिकार ढूंढने के लिए अकेले जंगल में निकल पड़ता है। कुछ दूर जाकर उसे महसूस होता है कि आसपास कोई है। वो बंदूक तान कर रेडी हो जाता है। तभी उसे सामने भालू के 2 छोटे बच्चे नजर आते हैं। ग्लास वहां से निकलने ही वाला होता है कि अचानक एक बड़ा भालू उस पर हमला कर देता है। ग्लास के हाथ से बंदूक गिर जाती है। भालू उसे उठाकर जमीन पर पटकता है, उसके जिस्म को चीर फाड़ देता है। ग्लास बहुत बुरा जख्मी हो जाता है। ग्लास कुछ नहीं कर पाता,
जमीन पर सीधा लेट जाता है, खामोश हो जाता है। जब वो हिले बिले बंद कर देता है तो भालू भी पीछे मुड़कर जाने लगता है। ग्लास किसी तरह घिसते घिसते बंदूक तक पहुंचता है। तभी भालू फिर से हमला करने वापस आता है। ग्लास जल्दी से गोली चला देता है। गोली भालू के सर के बजाय उसके गले में जा लगती है। भालू और ज्यादा पागल हो जाता है, अपने पंजों से ग्लास का गला फाड़ देता है, फिर उसके पूरे जिस्म को पंजों से बहुत बुरा काट डालता है। गोली लगने से भालू भी कमजोर हो जाता है। ग्लास किसी तरह चाकू निकालकर भालू कर बार बार वार करता है। दोनों धीरान सी ढलान से लुढ़कते हुए नीचे गिर जाते हैं। आखिरकार भालू ग्लास के ऊपर गिरकर मर जाता है। ग्लास भी लगभग मरने की हालत में होता है। उसका गला फटा हुआ, पूरा जिस्म गहरे जख्मों से भरा होता है। जब ग्लास ने भालू पर गोली चलाई थी तो गोली की आवाज उसके साथियों ने सुन ली थी। वो उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि ग्लास के ऊपर भालू गिरा हुआ है। मुश्किल से भालू को हटाकर ग्लास को निकालते हैं और साथ ले आते हैं। उनमें से एक आदमी ग्लास के जख्मों को सीलना शुरू कर देता है। ग्लास दर्द से तड़प रहा होता है। उसका गला कटा हुआ, पूरे जिस्म पर गहरे जख्मों को देखकर सब समझ जाते हैं कि ग्लास जिंदा नहीं बचेगा, कुछ घंटों में मर जाएगा। इधर आदिवासी सरदार अमेरिकन शिकारियों से जो खालें बची होती हैं, उन्हें फ्रेंच शिकारियों को दे देता है। बदले में घोड़े और बंदूकें ले लेता है। अब ग्लास और उसके साथी और भी ज्यादा खतरे में होते हैं, क्योंकि पहले आदिवासी सिर्फ तीर कमान से हमला करते थे, अब उनके पास बंदूक और घोड़े भी हैं। ग्लास खुद चल नहीं सकता, इसलिए लोग उसके लिए लकड़ी का एक स्ट्रेचर बनाते हैं। ग्लास को अपने लिटाकर बारी बारी उठाते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर निकल आते हैं, मगर आगे बहुत खराब पहाड़ी रास्ता होता है। ऊंचा पहाड़, तंग और मुश्किल रास्ता, जहाँ से एक सेहतमंद आदमी भी मुश्किल से चढ़ पाता, तो ग्लास को वहाँ से ले जाना मुमकिन नहीं लगता। वो लोग फिर भी कोशिश करते हैं, लेकिन ग्लास को पहाड़ पर चढ़ा नहीं पाते। तब कैप्टन अपने एक आदमी से कहता है, ग्लास के मुंह पर कपड़ा रखो। दरअसल वो ग्लास को गोली मारकर उसकी तकलीफ खत्म करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि ग्लास वैसे भी नहीं बचेगा और उसे घर ले जाना लगभग नामुमकिन है। कैप्टन गोली मारने ही वाला होता है कि ग्लास का बेटा हॉक सामने आकर चिल्लाता है, ऐसा मत करो। कैप्टन उस पर तरस आ जाता है। वो सोचता है कि ग्लास की वजह से ही आज सब जिंदा बचे हुए हैं, इसलिए वो गोली नहीं चलाता। कैप्टन सब लोगों से कहता है, जो 2 लोग ग्लास के मरने तक यहीं रुककर उसका ख्याल रखेंगे, उन्हें गांव वापस जाकर $100 मिलेंगे। ग्लास ने हमारी मदद की है, मैं चाहता हूँ कि उसको एक फितरी नेचुरल मौत मिले। जब वो मर जाए तो उसका ठीक से दफन करके तुम वापस आ जाना। ग्लास का बेटा हॉक फौरन कहता है, मैं रुकूंगा। वहाँ एक और जवान होता है जिसका नाम ब्रिजर है। वो कहता है, मैं भी रुकूंगा, चाहे पैसे मिले या ना मिले। हॉक और ब्रिजर दोनों उम्र में छोटे होते हैं, इसलिए कैप्टन कहता है, इनके साथ एक और आदमी रहना चाहिए। यहाँ जेरल्ड आगे बढ़कर कहता है, मैं रुकूंगा, मगर $100 बहुत कम है। कैप्टन कहता है, ठीक है, $200 मिलेंगे। तब हॉक और ब्रिजर कहते हैं, आप हमारे $100 भी रख लो। जेरल्ड खुश होकर कहता है, $300 काफी है, इससे मैं अपना घर ले सकता हूँ। वैसे भी 2-3 दिन से ज्यादा ग्लास जिंदा नहीं रहेगा। जेरल्ड उनके साथ रुकने के लिए तैयार हो जाता है। अब 3 लोग, हॉक, ब्रिजर और जेरल्ड, ग्लास के पास रुक जाते हैं। बाकी सब आगे निकल जाते हैं। जेरल्ड ग्लास के पास बैठकर उसके मरने का इंतजार करता रहता है, मगर ग्लास मर ही नहीं रहा होता। अगले दिन हॉक और ब्रिजर खाना ढूंढने और पानी लाने के लिए जंगल में चले जाते हैं। तब जेरल्ड पास ही जमीन खोदने लगता है। वो एक कब्रिस्तान जैसी खड्डा खोदता है। क्यों? क्या वो ग्लास को जिंदा दफन करने का इरादा रखता है? ये हमें थोड़ी देर बाद पता चलता है। काफी घंटे गुजर जाते हैं। जब जेरल्ड देखता है कि ग्लास अभी तक जिंदा है, तो गुस्से में उसके पास आकर कहता है, तुम मरते क्यों नहीं? तुम्हारी वजह से हम सब मर जाएंगे। आदिवासी अभी भी पागल होकर हमें ढूंढ रहे हैं। अगर वो यहाँ आ गए तो हम सबको मार डालेंगे। तुम अपनी जान देकर अपने बेटे की और हम सब की जान बचा सकते हो। जेरल्ड कहता है, अगर तुमने अपनी आंखें नीचे झपका दी तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मरने के लिए तैयार हो। बेचारा ग्लास कोशिश करता है कि आंखें ना झपकाए, लेकिन जेरल्ड कहता रहता है, लगता है तुम अपने बेटे को भी बचाना नहीं चाहते। अपने बेटे को बचाने की सोचकर ग्लास आंखें झपका देता है। ये देखकर जेरल्ड उसके मुंह में कपड़ा घुसा देता है और उसकी सांस रोकना शुरू कर देता है। ग्लास तड़प रहा होता है। इतने में हॉक वापस आ जाता है। वो जेरल्ड को धक्का देता है, बंदूक उस पर तान देता है। हॉक जेरल्ड को धमकाता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। जेरल्ड समझाने की कोशिश करता है कि मैं ये सब क्यों कर रहा था, लेकिन हॉक उसकी कोई बात नहीं मानता, जोर जोर से चिल्लाता है। जेरल्ड गुस्से में हॉक को ही चाकू मार देता है। उसके पेट में चाकू घूंट देता है। हॉक उसके सामने ही मर जाता है। ग्लास का गला कटा हुआ होता है। वो चीख भी नहीं पाता, सिर्फ अपने बेटे को आंखों के सामने मरते हुए देखता रहता है।
जेराल्ड हॉक की लाश को घसीटकर दूर ले जाकर छुपा देता है ताकि जब ब्रिजा वापस आए तो उसे कुछ नजर न आए। कुछ देर बाद ब्रिजा वापस आता है और पूछता है हॉक कहाँ है। जेराल्ड कहता है यहीं कहीं आसपास होगा, आ जाएगा। ग्लास पूरी कोशिश करता है इशारे से ब्रिजा को बताए कि जेराल्ड ने मेरा बीटा मार दिया है, लेकिन मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। रात को जेराल्ड और ब्रिजा सो जाते हैं। सुबह जेराल्ड ब्रिजा को जगाकर कहता है जल्दी उठ, हमें यहाँ से निकलना होगा। मैंने करीबन 12 आदिवासी हमारी तरफ आते हुए देखे हैं। ब्रिजा घबरा जाता है, कहता है अगर हम यहाँ से चले गए तो ग्लास और हॉक का क्या होगा? हमने कैप्टन से वादा किया था कि ग्लास के मरने के बाद उसे तमाम रिवाज के साथ दफन करेंगे। ये सुनकर जेराल्ड गुस्से में ग्लास को पांव से पकड़कर घसीटता है। ग्लास के पूरे जिस्म में जख्म होते हैं, वो दर्द से चीखने लगता है। जेराल्ड उस कब्र जैसी खड्डी में ग्लास को जिंदा डाल देता है, ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर देता है। ब्रिजा कहता है तुम क्या कर रहे हो? जेराल्ड कहता है ये आज नहीं तो कल वैसे भी मर जाएगा। हमने वादा किया था दफन करने का, मैं उसे दफन कर रहा हूँ। वो ज्यादा मिट्टी नहीं डालता, बस इतनी कि ग्लास आधा दबा हुआ रहता है। फिर ब्रिजर से कहता है चलो मेरे साथ चलो। ब्रिजा को ग्लास की हालत देखकर बहुत अफसोस होता है। वो कहता है सॉरी मिस्टर ग्लास, मुझे जाना होगा। वो छोटी सी पानी की बोतल ग्लास के पास रखकर जेराल्ड के साथ निकल जाता है। अब ग्लास अकेला रह जाता है, अधमरा, मिट्टी में पड़ा हुआ। काफी घंटों तक वो वहीं पड़ा रहता है। फिर सोचता है यहाँ पड़े पड़े मरने से बेहतर है जिंदा रहने की कोशिश की जाए। वो पूरी हिम्मत जमा करता है, हाथ पांव हिलाता है, बहुत तकलीफ से कब्र से बाहर निकल आता है। ग्लास बहुत बुरी हालत में घिसते हुए उस जगह तक पहुंचता है जहां उसके बेटे हॉक की लाश छुपाई गई होती है। अपने बेटे की लाश देखकर वो अंदर से टूट जाता है। बदले की आग उसके अंदर जल उठती है। वो बेटा की लाश के पास सर रखकर सो जाता है। अगली सुबह जेराल्ड ब्रिजा को उठाकर कहता है चलो जल्दी चलो, आदिवासी हमारे पीछे आ रहे हैं। मैंने कल रात 12 लोग देखे थे। ब्रिजा हैरान होकर कहता है तुम तो कह रहे थे 20 लोग हैं। उसे समझ आ जाता है कि जेराल्ड झूठ बोल रहा था। वो जेराल्ड पर बंदूक तान लेता है। जेराल्ड कहता है तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, मैंने तुम्हारी जान बचाई। हम एक अधमरे आदमी के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते। ग्लास वैसे भी मरने वाला था। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी बात मानो, वरना अकेले वापस उसके पास चले जाओ। ब्रिजर डर कर उसकी बात मान लेता है और दोनों आगे निकल जाते हैं। इधर ग्लास को बहुत भूख लगती है। घिसते घिसते वो एक जगह पहुंचता है जहां किसी जानवर का खोपड़ी यानी स्कल पड़ा होता है। वो एक हड्डी तोड़कर उसमें चिपका हुआ सूखा गोश्त निकालकर खाता है। फिर वो घिसते घिसते एक पहाड़ी के किनारे तक जाता है। नीचे नदी नजर आती है। प्यास भी बहुत लगी होती है। बहुत मुश्किल से वो नदी के किनारे तक पहुंचकर पानी पीता है, लेकिन पानी उसके कटे हुए गले से बाहर निकल आता है। अब उसे सबसे पहले अपने जख्मों का इलाज करना होता है। उसके पास थोड़ा सा बारूद बचा होता है। वो सूखी घास जमा करके आग जलाता है। थोड़ा सा बारूद अपनी कटी हुई गर्दन पर डालकर जलती हुई लकड़ी से छुआता है। बारूद जलकर चिंगारी पैदा करता है। उस चिंगारी से उसका जख्म जल जाता है। वो ये इसलिए करता है ताकि जख्म जलकर बंद हो जाए, गंदगी अंदर न जा सके। दर्द से वो बेहोश हो जाता है। कई दिन तक ग्लास उस नदी के किनारे ही रहता है। पानी पीकर, मरे हुए जानवरों का गोश्त खाकर अपनी जान बचाता रहता है। एक दिन आदिवासी कबीला भी इसी नदी के किनारे आ जाता है। ग्लास उन्हें देखता है और उनके देखने से पहले ही नदी में छलांग लगा देता है। वो बहते बहते उनसे काफी दूर निकल जाता है। बर्फीले पानी की वजह से ग्लास ठंड से कांपने लगता है। मुश्किल से आग जलाकर अपने आप को गर्म करता है और कुछ दिन वहीं गुजारता है। धीरे धीरे उसके जख्म भरने लगते हैं। वो थोड़ा चलने के काबिल हो जाता है। नदी के पास होने की वजह से पानी का मसला नहीं होता, लेकिन खाना मुश्किल से मिलता है। वो नदी से मछलियां पकड़कर कच्ची खाकर गुजारा करता है। एक रात वो सो रहा होता है कि दूर आग की रोशनी दिखती है। वो वहां जाता है तो देखता है कि एक आदमी ने बहुत बड़ा शिकार किया हुआ है और उसका गोश्त खा रहा है। जैसे ही ग्लास पास जाता है, वो आदमी तीर कमान ग्लास पर तान देता है। ग्लास इशारे से बताता है कि मैं दुश्मन नहीं, सिर्फ खाना चाहता हूँ। वो आदमी समझ जाता है, ग्लास को गोश्त का टुकड़ा दे देता है। दोनों वहीं रात गुजार देते हैं। सुबह वो आदमी ग्लास के जख्म देखकर पूछता है, तुम्हारी ये हालत किसने की? ग्लास इशारे और टूटे फूटे अल्फाज में बताता है कि मैं अपनी टीम के साथ शिकार पर था। एक जंगली भालू ने मेरी ये हालत की। फिर मेरे साथियों ने मुझे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया और मेरे बेटे को भी मार दिया। ये सुनकर उस आदमी को ग्लास पर बहुत तरस आता है। वो कहता है, मेरे पूरे खानदान को भी फ्रेंच शिकारियों ने मार डाला, लेकिन मैं उनसे बदला नहीं लूंगा, क्योंकि बदला लेना सिर्फ ऊपर वाले का काम है। वो आदमी ग्लास से कहता है, तुम मेरे साथ चल सकते हो। दोनों एक ही घोड़े पर बैठकर बर्फ में सफर जारी रखते हैं।
इधर जेराल्ड और ब्रिजा अपने गांव के करीब पहुंच जाते हैं। गांव में दाखिल होने से पहले जेराल्ड ब्रिजा से कहता है, जो कुछ हमने किया है उसका जिक्र किसी से मत करना। अगर कैप्टन को सच पता चल गया तो वो हमें फांसी पर चढ़ा देगा। मजबूरन ब्रिजा उसकी बात मान लेता है। जेराल्ड और ब्रिजा कैप्टन के पास जाकर झूठ बोलते हैं। हम ग्लास के आखिरी सांस तक उसके साथ रहे, उसे रिवाज के मुताबिक दफन किया। ग्लास का बेटा हॉक आदिवासी के हाथ लग गया, हम मुश्किल से जान बचाकर वापस आए। कैप्टन वादे के मुताबिक दोनों को $100 देता है। ब्रिजा पैसे लिए बगैर ही वहां से चला जाता है। जेराल्ड उसके हिस्से के पैसे भी उठा लेता है और कहता है, रास्ते में जो कुछ हुआ उससे ये लड़का बहुत सदमे में है, इसलिए ऐसा रिएक्ट कर रहा है। फिर वो भी निकल जाता है। दूसरी तरफ ग्लास बर्फ में उस आदमी के साथ सफर कर रहा होता है कि अचानक बर्फ का तूफान आता है। ग्लास बीमार भी होता है, जख्म सड़ रहे होते हैं, वो बेहोश हो जाता है। वो आदमी ग्लास के लिए लकड़ी का छोटा सा झोपड़ा बनाता है, उसके कपड़े उतारकर उसे अंदर लिटा देता है, ऊपर से ढककर सामने आग जला देता है ताकि ग्लास को गर्मी मिले। रात ऐसे ही गुजरती है। सुबह ग्लास होश में आता है, चारों तरफ देखता है तो वो आदमी कहीं नजर नहीं आता। थोड़ा आगे जाकर देखता है तो वो आदमी एक दरख्त से लटका हुआ है, किसी ने उसे फांसी दे दी होती है। थोड़ी दूर फ्रेंच शिकारी नजर आते हैं। ग्लास समझ जाता है कि यही लोग उस आदमी को लटका कर गए हैं। ग्लास चुपके से उनके घोड़ों तक पहुंचता है, देखता है कि एक फ्रेंच शिकारी एक लड़की का बलात्कार कर रहा होता है। ये लड़की असल में उस आदिवासी सरदार की बेटी होती है जिसे फ्रेंच लोगों ने अगवा किया था। सरदार समझता रहा कि उसकी बेटी को अमेरिकन शिकारियों ने छुपा रखा है। ग्लास पीछे से चुपकराता है, उस गंदी हरकत करने वाले फ्रेंच शिकारी को मार डालता है, लड़की को आजाद करा देता है। खुद एक घोड़े पर बैठ जाता है, बाकी घोड़ों की रस्सी खोलकर गोली चलाता, जिससे सब घोड़े दौड़ पड़ते हैं और फ्रेंच शिकारी उनका पीछा नहीं कर पाते। इस दौरान ग्लास की पानी की बोतल वहीं गिर जाती है। ग्लास रात को एक दरख्त के नीचे गुजरता है। सुबह देखता है कि आदिवासी उसकी तरफ आ रहे हैं। वो जल्दी से घोड़े पर बैठकर भागना शुरू कर देता है। कुछ आदिवासियों को वो गोली मारता है, घोड़ा और तेज दौड़ाता है। आगे एक पहाड़ आता है जिसके नीचे गहरी खाई होती है। अब वो रुक नहीं सकता, रुकेगा तो आदिवासी पकड़कर मार डालेंगे, इसलिए वो घोड़े समेत उस खाई में छलांग लगा देता है। घोड़ा चट्टानों पर गिरकर मर जाता है, लेकिन ग्लास एक दरख्त से टकराकर बर्फ की मोटी तह पर गिरता है, इसलिए बच जाता है। हालत बहुत खराब होती है। तेज तूफान और बर्फ की सर्दी से बचने के लिए ग्लास घोड़े का पेट काटकर उसके अंदरूनी आज़ा बाहर निकाल देता है। खाली जिस्म के अंदर घुसकर रात गुजार देता है। उसे पता होता है कि अगर बाहर रहा तो ठंड से जमकर मर जाएगा। सुबह जब जागता है तो मौसम कुछ बेहतर हो चुका होता है। वो वहां से निकलकर फिर अपना सफर जारी रखता है। उधर जहां ग्लास को पहुंचना है, वहां एक फ्रेंच शिकारी आकर अमेरिकन लोगों से मदद मांगता है। ये लोग उसे अंदर ले आते हैं। कैप्टन उससे पूछता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ? वो कहता है, एक आदमी ने हमारे कैप्टन को मार दिया, फिर हमारे सब घोड़े आजाद कर दिए। बर्फ और ठंड की वजह से कई लोग मर गए, कुछ को भेड़ियों ने फाड़ दिया, हमारी टीम बिखर गई। सबूत के तौर पर वो अपने साथियों का कुछ सामान दिखाता है। एक पानी की बोतल दिखाकर कहता है, जिस आदमी ने हमारे कैप्टन को मारा उसकी ये बोतल यहीं गिर गई थी। ये वही बोतल थी जो ब्रिजर ने ग्लास के पास छोड़ दी थी। ब्रिजा कहता है, ये तो ग्लास की बोतल है जो मैंने उसे दी थी। सब उससे पूछते हैं, ग्लास ने तुम्हारी कैप्टन को कहाँ मारा? वो 30 मील दूर एक जगह का पता बता देता है। कैप्टन, ब्रिजर और कुछ आदमी घोड़ों पर ग्लास को ढूंढने निकल पड़ते हैं। यहाँ जेराल्ड समझ जाता है कि अब वो फंसने वाला है। कई घंटों के सफर के बाद रात को ये लोग उस जगह के आसपास पहुंच जाते हैं। कैप्टन सबको अलग अलग तरफ ग्लास को ढूंढने भेजता है। तभी उन्हें दूर से एक आदमी नजर आता है। करीब जाकर देखते हैं तो वो ग्लास होता है। उसे देखकर कैप्टन हैरान रह जाता है, क्योंकि जेराल्ड ने तो उसे मरता हुआ बता दिया था। कैप्टन ग्लास से पूछता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ? ग्लास उसे सारी सच्चाई बता देता है, कैसे जेराल्ड ने उसे जिंदा दफन किया, उसके बेटे को मारा, सब कुछ। कैप्टन ये सुनकर बहुत गुस्से में आता है। तुरंत गांव वापस लौटकर जेराल्ड को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जेराल्ड तिजोरी से सारा पैसा चुराकर पहले ही भाग चुका होता है। कैप्टन गुस्से में ब्रिजा को मारता है कि अपने लोगों से कहता है, इसे गिरफ्तार कर लो। ग्लास बोलता है, इसमें ब्रिजा की कोई गलती नहीं, उसे असल बात का नहीं पता था, उसे छोड़ दो। कैप्टन उस बात को मानकर ब्रिजर को छोड़ देता है और फैसला करता है कि वो खुद जेराल्ड का पीछा करेगा, क्योंकि उसने ग्लास के बेटे का कत्ल किया और पैसा भी चुरा लिया। ग्लास कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। कैप्टन पहले मना करता है, तुम्हें आराम की जरूरत है। ग्लास कहता है, मैं इतनी दूर सिर्फ उसी के लिए आया हूँ, उसे सिर्फ मैं मारूंगा। आखिर कैप्टन मान जाता है। दोनों घोड़ों पर जेराल्ड का पीछा करने निकल पड़ते हैं। वो लोग उसके घोड़े के पाँव के निशान फॉलो करते रहते हैं। कुछ दूर जाकर ये दोनों अलग अलग रास्ता पकड़ लेते हैं। कैप्टन कहता है, तुम दाएं यानी राइट रास्ता लो, मैं बाएं से जाता हूँ। दोनों जुदा हो जाते हैं। कैप्टन जब जेराल्ड को ढूंढ रहा होता है, जेराल्ड एक बड़े पत्थर के पीछे से निकलकर कैप्टन पर बंदूक तान देता है। कहता है, कैप्टन तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
कैप्टन कहता है तुम पर कत्ल का इल्जाम है, मेरे साथ चलो। जेराल्ड माना नहीं। कैप्टन जेब से बंदूक निकालकर गोली चलाने ही वाला होता है कि जेराल्ड पहले ही उसे गोली मार देता है। कैप्टन मर जाता है। गोली की आवाज सुनकर ग्लास उस तरफ दौड़ कर आता है। देखता है कि कैप्टन की लाश पड़ी हुई है। जेरल्ड भाग चुका है। ग्लास होशियारी से एक बड़ी लकड़ी कैप्टन के पीठ पर बांधकर उसकी पीठ सीधी करता है। फिर कैप्टन की लाश को एक घोड़े पर बिठा देता है। दूसरे घोड़े पर खुद पीछे लाश की तरह लेट जाता है ताकि दूर से देखने पर ऐसे लगे कि आगे ग्लास जिंदा बैठा है और पीछे कैप्टन की लाश है। जेरल्ड इन दोनों घोड़ों को आते देखकर समझता है कि जो आगे बैठा है वो ग्लास है। वो आगे वाले आदमी पर गोली चला देता है। गोली लगते ही आदमी गिर जाता है। जेरल्ड खुश हो जाता है, सोचता है कि ग्लास मर गया। वो आहिस्ता से लाश तक आता है। उसे उलटकर देखने लगता है तो पता चलता है कि ये तो कैप्टन है, ग्लास नहीं। जब तक वो कुछ समझे, पिछले घोड़े पर पड़ा ग्लास उठकर जेरल्ड पर गोली चला देता है। गोली जेरल्ड के कंधे में लगती है। जेरल्ड भागने लगता है। ग्लास उसका पीछा करता है। दोनों भागते भागते नदी के किनारे तक पहुंच जाते हैं, जहां उनके दरमियान खूब लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे को बहुत बुरा जख्मी कर देते हैं। इसी दौरान नदी के दूसरी तरफ आदिवासी कबीला आ जाता है, वही लोग जो अमेरिकन शिकारियों को ढूंढ रहे थे। जब ग्लास जेरल्ड को मारने लगता है तो उसे उस आदमी की बात याद आती है जिन्होंने उसे गोश्त दिया था, जिसे बाद में फ्रेंच लोगों ने फांसी दे दी थी, जिसने कहा था जो बुराई करता है उसका हिसाब ऊपर वाला करेगा, हमें बदला लेने की जरूरत नहीं। ये बात याद आते ही ग्लास जेरल्ड को खुद नहीं मारता, उसे जख्मी हालत में नदी में बहने देता है। पानी जेरल्ड को नदी के दूसरी तरफ ले जाता है। वहाँ आदिवासी उसे पकड़कर तीसरे ही पल में मार डालते हैं। फिर वो लोग नदी पार करके ग्लास के पास आते हैं, लेकिन ग्लास को कुछ नहीं कहते, उसे वहाँ छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। असल में सरदार को अपनी बेटी वापस मिल चुकी होती है। ये वही लड़की है जिसे ग्लास ने फ्रेंच लोगों से बचाया था। लड़की ने अपने बाप को बता दिया होता है कि ग्लास ने उसकी जान बचाई थी, इसीलिए आदिवासी ग्लास को छोड़कर चले जाते हैं। यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।